विद्यालय में 12 फरवरी को ईसी और एसी के चुनाव होने हैं। आज हमारे साथ ईसी के एनडीटीएफ के उम्मीदवार डॉक्टर वीएस नेगी जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पिछली बार भी पिछला टर्म भी आप ईसी के तौर पर अपना निकाल चुके हैं, अब फिर से इलेक्शन में आए हैं, तो पिछली क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में जा रहे हैं? जी, धन्यवाद अनिरुद्ध। ईसी का चुनाव 12 फरवरी को है और फरवरी 2019 में मैं पहली बार ईसी में चुनकर आया था। और आपने पूछा क्या उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने उस समय की पृष्ठभूमि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर रख देता हूं कि 2019 में जब हम लोग ईसी में चुनकर आए थे, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के समक्ष चुनौती थी 7वें वेतन आयोग को लागू कराने की पूरी तरह से। और उसका एक था कि 7वें वेतन आयोग में बहुत सारी चीज़ें जो हम उपलब्धि मानकर चल रहे हैं, उनको पूरी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज और विभाग स्तर पर लागू करवाएं। और उस समय तो एक मुश्त जो सबसे बड़ा सरोकार था वो था कि बढ़े हुए वेतनमान शिक्षकों को मिलने की स्थिति में थोड़ा सा बाधाएँ थी। और बाधाएँ थी कुछ प्रिंसिपल और कुछ उनके प्रशासन के द्वारा। तो सबसे पहला काम जो उस चुनाव के बाद मेरे जीतने के बाद हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में नए वेतनमान देने शुरू किए गए और साथ के साथ उनका एरियर्स जो कि मूल वेतन का 1 जनवरी 2016 से बकाया था और भत्तों का था 1 जुलाई 2017 से, तो वो सारी चीज़ें उस समय दी गई। इसके बाद इस नए वेतन आयोग की लागू होने के बाद जो नई बातें थी वो थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय एडहॉक साथियों के साथ एक जैसे कि हमेशा एक तलवार लटकी रहती है कि उनका किस प्रकार से रीज्वाइनिंग होती है छुट्टी के बाद, वो एक बड़ी समस्या रही। तो 2019 में वह चुनाव का वर्ष था, लोकसभा चुनाव का वर्ष था। उस समय एक बड़ी बात, तीसरी बात ये थी कि जो स्पोर्ट्स के टीचर्स थे वो 62 वर्ष की आयु में उनको जबरन रिटायर करने के फरमान इस विश्वविद्यालय से निकाले जा रहे हैं। तो हम लोग व्यक्तिगत मैं कह सकता हूँ एनडीटीएफ संगठन की ओर से यूजीसी के मार्फत चिट्ठी लाए कि 62 वर्ष पर रिटायरमेंट नहीं होगी, रिटायरमेंट 65 वर्ष पर होगी। तो वो भी एक हमारा एक चुनौती थी जो हमने पार की। और उसके पश्चात 2019 अगस्त में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव हुए। उस चुनाव में भी हम इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव में लड़े। और आपने देखा होगा कि ये पहली बार हुआ इन विगत 20 वर्षों में, मेरी तो अपनी जो 20-25 वर्ष की जो अपनी याददाश्त है, कि पहली बार एनडीटीएफ के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी हमारे शिक्षक गुटों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़कर उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन जो हमारे योगेश त्यागी जी वीसी थे, उनको भी इस चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से लाया गया। और 28 अगस्त को एक रात्रि पूर्व जो एक चिट्ठी लाई गई कि एडहॉक, भारत सरकार ने एडहॉक समाप्त कर दिया है, तो उसका भय फैलाया गया और चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ और हम बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव झूठा का हारे। जी, लेकिन सर कहा जाता है कि जो वाइस चांसलर योगेश त्यागी जी, वो समझिए कि जब सरकार बदली है तब नियुक्त हुए हैं, तो वो आपके तरफ ज़्यादा झुकाव रखने वाले माने जाते हैं। फिर इस तरीके का पत्र उनकी तरफ से कैसे लिखा गया है? किस तरीके से आप मानते हैं कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया कि एडहॉकिज्म ख़त्म हो रहा है और गेस्ट ही लगाए जाएंगे? तो इस तरीके अब्बाह की जो बात है, कहते हैं कि वो आप ही ने चुना था और आप ही के खिलाफ काम कैसे कर सकते? देखो, मेरी पूरी स्पष्ट धारणा है कि सरकारें होती हैं और शिक्षक और कर्मचारियों को अपना काम वहाँ से निकाल कर लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो हम लोग जो वेतन आयोग और 7वां जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, वो अपनी उपलब्धि बताते हैं क्योंकि सरकार के साथ मिलकर वो हम लाए हैं। लेकिन योगेश त्यागी भाजपा के समय में यहाँ वीसी नियुक्त हुए, ये बात सत्य है। और उससे पूर्व में जो निवर्तमान वीसी थे प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने भी 2 साल कार्य किया इसी सरकार के रहते हुए। तो सरकार के रहते हुए फिर भी कुछ संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि दिनेश सिंह के ही मार्फत सर्च कमेटी बैठी और उस सर्च कमेटी के द्वारा जो नया वाइस चांसलर चुना गया
वह कांग्रेस के समय के हमारे राष्ट्रपति महोदय जो वहाँ हमारे विजिटर होते हैं उनकी तरफ से उसकी संस्तुति की जाती है। तो वो उसी के मार्फत उसका परिणाम था कि योगेश त्यागी जी की नियुक्ति हुई। तो ये मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ और मैं ये भी कह दूँ कि संघ परिवार भाजपा या एनडीटीएफ से प्रोफेसर योगेश त्यागी का कोई पूर्व का नाता नहीं था। वो बन गए वाइस चांसलर, अपेक्षा यह थी कि वो काम करते, शिक्षक में काम करते, लेकिन निरंतर हमारे कन्वोकेशंस में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि आप नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा, खुले शब्दों पे कहा, लेकिन योगेश त्यागी जी ने इस विश्वविद्यालय में काम नहीं किया, काम में रोड़े लगाए। और मैं आपको बता दूं, जो 7वां वेतन आयोग आया था उसको लागू न करने की भी उनकी एक नीति थी कि 2019 के चुनाव में शायद इसका खामियाजा भारत सरकार को या भाजपा को भुगतना पड़े और इनडायरेक्ट रूप में हमें भुगतना पड़े। तो ये हमारे लिए चुनौती थी। योगेश त्यागी जी हमारे समय में जरूर लगे। मुझे ये कहने में, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि योगेश त्यागी के समय में भारत सरकार के निरंतर प्रयास के बाद, एनडीटीएफ के प्रयासों के बाद बहुत कितनी कठिनाई से हम अपना वेतन आयोग लागू करा सके और नियुक्तियों पर उन्होंने पूरी तरह से केंचुली दबाए बैठे रहे। या लेकिन फिर भी आपके जो प्रतिपक्षी पार्टियां हैं वो आप पर आरोप लगाती हैं कि आपने प्रिंसिपल्स लगवाए हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो है उन्हीं त्यागी जी के थ्रू जो है अपने लोगों को नियुक्त करवा रहे हैं, जो आपके वैचारिक समर्थन में है। तो उस पर क्या कहना चाहिए? तो ये भी कहा जा सकता है कि हमने अपने लोग लगवाए, ये गलत, असत्य है। वो नियुक्ति भी योगेश त्यागी जी की टीम के द्वारा ही की जाती थी, हमने नहीं लगाए। जो लग गए उनमें भी आप देखेंगे 3-4 प्रिंसिपल्स को योगेश त्यागी जी ने अप्रूवल नहीं दी। और जो हमारे से जुड़े हुए जिन प्रिंसिपल्स को आप देखते हैं, अभी भी कम से कम 10-12 की संख्या में जिनको योगेश त्यागी जी के रहते रहते अप्रूवल 1.5 साल से ड्यू पड़ी हुई थी, वो अब जाके नए, जब योगेश त्यागी जी का निलंबन हो गया उसके बाद उन लोग को धीरे धीरे करके अप्रूवल्स मिल रही हैं। तो ये कहना सरासर, मतलब मैं कहूँगा असत्य है कि हमने अपने लोग लगाए योगेश त्यागी जी के द्वारा, तो वो सही नहीं है। जी सर, सवाल है कि जो योगेश त्यागी जी अगर काम नहीं कर रहे थे, राष्ट्रपति के कहने के बावजूद नियुक्तियाँ नहीं हुई, प्रकाश जावड़ेकर जी आए यहाँ पर कन्वोकेशन में और उन्होंने भी कहा तब भी नियुक्ति नहीं, तो उनको इतनी देर से क्यों हटाया गया? ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, देखिए, भारत सरकार की जो नीतियाँ होंगी सो होंगी। हमारा दायित्व था कि हमारा चुना हुआ जो नेतृत्व डूटा का शिक्षक संघ का है वो है डूटा, और डूटा में लगातार आम नेतृत्व और उसका समर्थन हमारे कांग्रेसी संगठनों के द्वारा किया जाता रहा है। हमारी डूटा में निरंतर एक मांग रही कि आप एक श्वेत पत्र जारी करें और इनके निलंबन के लिए सरकार से बिल्कुल जो भी आप कह सकते हैं कहें, जोरदार ढंग से कहें। एनडीटीएफ इस मांग का समर्थन करता रहा, लेकिन जैसा हमारे को योगेश त्यागी जी को हम इस चीज़ के लिए बाध्य करने में असफल रहे कि नियुक्तियां करवाइए, उसी तरह हम डूटा के लेवल पर भी बाध्य करने में असफल रहे डूटा नेतृत्व को कि वो योगेश त्यागी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन की मांग सरकार से कर सके। और दिल्ली विश्वविद्यालय जारी किया था, लेकिन आप इस बात के साक्षी हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ मौखिक तौर पर, फौरी तौर पर योगेश त्यागी जी के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने उनके विरोध में कार्यक्रम किया। आपने भी देखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर जब शिक्षक वहाँ पर घुसना चाहते थे योगेश त्यागी जी के यहाँ, तो हमारे लेफ्ट और वाम नेता किस तरह से वहाँ पर सबको रोकते थे कि नहीं यहाँ पर एग्रेशन ठीक नहीं है। हमने नारे लगा लिए, 3 घंटे का कार्यक्रम था, 3 ही घंटे चलना चाहिए था, तो उन्होंने इस तरह से रोका। और आपने ये भी देखा है, मैं बाद में आऊँगा इस पर, कि 5 दिसंबर को जो 4 दिसंबर की घटना थी उसमें भी जब शिक्षकों का आक्रोश सर से ऊपर चला गया, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के कक्ष पर उसका विरोध दर्ज किया, तब भी हमारे नेतृत्व यही कह रहे थे नहीं हमने जाति कर दी, बाहर चलिए। तो हमारा नेतृत्व कागज़ में जरूर दिखा रहा है कि हम वीसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको मौन समर्थन दिया है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब वाइस चांसलर सस्पेंड हुए तो ये हमारा ही नेतृत्व जो बिल्कुल मौन बैठा आज तक। तो शिक्षकों को इतना भी हम लोग उनकी पीठ नहीं थपथपा सके कि हमने एक इतनी बड़ी विपत्ति से छुटकारा पाया है। तो हमारा नेतृत्व इस प्रकार से एक योगेश त्यागी या कर्मण्यता को
4-5 साल देखता रहा और हम आज उसके कहने पर ये भी बधाई भारत सरकार को नहीं दे सके, शिक्षा मंत्री को, कि आपने ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हित में कदम उठाया है। तो यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि जब नेतृत्व नहीं चाहता था, और योगेश त्यागी का अपना प्रभाव भी था, प्रोफेसर योगेश त्यागी का, तो उनको निलंबन कराना, वो जिस अंत में जाके हो पाया संभव, वो बहुत लेट हुई उसमें। अच्छा सर, एक मुद्दा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हर चुनाव में तैरता रहता है, एक मुद्दा है समायोजन। समायोजन को लेकर के क्या राय रखते हैं? उसको राजनीतिक मुद्दा मानते हैं या शिक्षक के समाधान के लिए एक रास्ता मानते हैं? देखिए, समायोजन शिक्षक जो हमारे एडहॉक शिक्षक हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस विषय पर जो व्यापक सोच और व्यापक एक हमारी रणनीति होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव डूटा के सीट्स से हमें देखने को मिला है। इसलिए हम लोग आपको बता दें कि एनडीटीएफ में इसमें स्पष्ट रहा है कि यहाँ पर कार्यरत हर एडहॉक शिक्षक को परमानेंट रेगुलराइजेशन की प्रोसेस को उसका अधिकार है। लेकिन समायोजन के पक्ष पे 3 बिंदु हैं कि किसका समायोजन हो, क्योंकि लगातार एडहॉक शिक्षक लगते आ रहे हैं, तो 15 साल पहले जो लगा था उसका समायोजन हो, या 10 साल से जो कार्यरत है उसका समायोजन हो, जो अभी नया लगा उसका समायोजन हो, ये प्रश्न है। और जो 15 साल पढ़ाकर बाहर कर दिए गए उनका कैसे समायोजन हो, इन पर डूटा की कोई स्पष्ट राय नहीं है। लेकिन इस पे एनडीटीएफ की राय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं आपका बहुत ही आभारी होऊंगा कि इस बात को हम एक शिक्षक तक पहुँचाएँ कि समायोजन और रेगुलराइजेशन का जो हमारा एक अपना एक जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज से 2 वर्ष पहले तक समायोजन के बारे में जो डर थे वो जायज़ थे। डर ये थे कि किसी विश्वविद्यालय में 45 लोग पढ़ा रहे हैं एडहॉक पे, तो वहाँ पोस्ट होती थी 41, 40, 35, कहीं 70 पढ़ा रहे हैं तो पोस्ट सैंक्शन थी 65। तो जो पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या थी एडहॉक पर, वो सैंक्शन पोस्ट के अधिक थी। तो समायोजन भी होता, परमानेंट भी होता, तो कुछ लोग रह जाते, और रह जाते तो उनके प्रति अन्याय होता। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि एनडीटीएफ की रही है वो अगस्त 2019 में डूटा चुनाव के पश्चात बता रहा हूँ मैं, यूजीसी में हमारे निरंतर रिप्रेजेंटेशंस के बाद यूजीसी ने 2nd ट्रांच ओबीसी एक्सपेंशन कॉलेजों को दिया, और कॉलेजों को इसलिए दिया कि आप इस पर परमानेंट अपॉइंटमेंट शुरू करें। लेकिन योगेश त्यागी जी की एक नई साजिश थी कि उन्होंने वो 28 अगस्त का लेटर चला दिया कि अब एडहॉक लगेंगे नहीं और परमानेंट में करूँगा नहीं। तो उन्होंने 2700-2800 गेस्ट इस यूनिवर्सिटी में लगाए 4 महीने के अंतराल में, और कम से कम 1000 एडहॉक और परमानेंट पोस्ट को उन्होंने कन्वर्ट किया गेस्ट में। इस पर भी डूटा शांत रही। तो मेरा कहना ये कि आज की स्थिति भिन्न है। वो पोस्ट मिलने के बाद कॉलेजों में जितने एडहॉक पढ़ा रहे हैं उतनी ही पोस्ट भी एग्जिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल वो सैंक्शन पोस्ट हैं, और मुझे लगता है 99%, थोड़ा सा रोस्टर का किसी का हो सकता है कि वो ईवीएस की पोस्ट पे कोई जनरल वाला पढ़ा रहा हो, एससी की पोस्ट पे कोई एसटी पढ़ा रहा हो, लेकिन 99% और कहीं कहीं तो एक आध पोस्ट अतिरिक्त हैं। तो आज अगर समायोजन की बात होती है तो उसमें कोई हमें इनकार नहीं है, और अगर किसी अन्य प्रकार से रेगुलराइजेशन का ड्राइव चलाया जाता है तब भी सभी एडहॉक सुरक्षित हैं। इसीलिए एनडीटीएफ कह रहा है कि जो सार्थकता से काम हो सकता है। ये तो सर इस चुनावी जो मौसम में हर चुनाव में बुलबुले की भांति उभरता है, फिर ख़त्म हो जाता है, इसके लिए कोई ठोस समाधान की ओर अगर आप आगे कुछ रणनीति है? हमारी रणनीति ये है, देखिए सभी कॉलेजेस अपनी बिल्कुल अप्रूव्ड रोस्टर फुल सैंक्शन पोस्ट के साथ अपने एडवर्टीज़मेंट निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं। अब उस पर इस विश्वविद्यालय में अभी मान लीजिए 11 मार्च को नया वाइस चांसलर आ जाएगा, तो नए प्रशासन के आने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की तरफ हमें बढ़ना है। और अभी मैं कह दूं कि जो वर्तमान में यह जिसको भी हम कहें कि योगेश त्यागी जी का जो प्रशासन जाने के बाद ये प्रशासन है, इसने जिस गति से सरकार के निर्देश पर हमारे दबाव में, और मैं डूटा को भी शामिल करता हूँ, उन्होंने दबाव बना के जो हमने प्रमोशंस कराए हैं, तो प्रमोशंस को हम इसका एक पहल मान के चल रहे हैं कि प्रमोशंस शुरू हुए हैं जो असंभव से लगने लगे थे। तो हम परमानेंट अपॉइंटमेंट की दिशा में भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे और सफलता से बढ़ेंगे, बशर्ते कि
कोर्ट में जाकर अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाले जो तत्व हमारे विश्वविद्यालय में हमारे बीच में मौजूद हैं, उन तत्वों से हमें सावधान रहना पड़ेगा और उनको हमें ऐसा मौका भी ना दें कि वो कोर्ट जा सकें। क्या इस लड़ाई को जो है आप सड़क पर लेकर के जाएंगे? क्योंकि आप जो है इसी जैसी संस्था का चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो है आपको एक नियमों के अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं होता है, समायोजन पे कोई बात नहीं बनती है, तो क्या सड़क पर उतरने की कोई रणनीति है आपके पास? इस सड़क पर देखिए, मुझे लग रहा है कि हम प्रशासनिक दबाव और अपने निरंतर जो हम लोग एक पहल करते रहे हैं विश्वविद्यालय में अपनी चिट्ठी पत्रियाँ लिखना, दबाव बनाना, तो मुझे तो सफलता इसमें मिली है कि प्रमोशंस हुई हैं। तो प्रमोशंस अगर कर सकते हैं तो परमानेंट अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। के बारे में कहा जा रहा है कि कोर्ट में मैं अभी आता हूँ कोर्ट गए थे कुछ लोग, उस वजह से प्रमोशन हो रहा है, इसमें कोई प्रशासनिक दबाव जो है उस तरीके से काम नहीं। वो झूठ कह रहे हैं, प्रमोशंस कभी रोक नहीं थी प्रमोशंस पे, न परमानेंट अपॉइंटमेंट में। ये कोई अकर्मण्यता नकारा हमारा प्रशासन था, काम नहीं हो रहा था। अभी सारे जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं विश्वविद्यालय में जो इन कामों को देखते थे, फाइलों के अंबार लगे हुए थे, वहाँ भी सबके प्रमोशन हुए, तो एक कार्य क्षमता बढ़ी है, उन लोगों ने दिखाया है। और मैं तो उनको भी बधाई दूंगा कि भैया आपने काम करना शुरू किया है, क्योंकि जहाँ पहले एक महीने में 4-5 फाइल सरकती थी, आज एक महीने में कम से कम 400-500 फाइल आगे मूव कर रही है, प्रमोशन हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। देखिए, मैं बता देना चाहूँगा कि अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस इस विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किया है, 12-13 डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हुआ है, उस पर हम नज़र रखे हैं कि भाई कैसे हो रहा है, किस प्रकार से कोई उसके खिलाफ कोर्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, किस प्रकार से हमारे लगे हुए साथियों को मिल रहा है वहाँ पर अपॉइंटमेंट, नहीं मिल रहा। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और उसके बाद कॉलेजों में उस चीज़ से सजगता के साथ हम लोग परमानेंट अपॉइंटमेंट कराएं, क्योंकि टीचर इंचार्ज भी अपने हैं, प्रिंसिपल्स भी अपने हैं, हमारे एक्सपर्ट भी इसी विश्वविद्यालय के होंगे, तो और हमारे जो डूटा की लीडरशिप है, हम हैं, ईसी के सदस्य होंगे, तो सभी यही चाहेंगे कि जो पढ़ा रहा है एडहॉक, जो सर्विंग एडहॉक है, उसको उस अपनी पोस्ट पर रेगुलराइजेशन का अधिकार प्राप्त हो। अभी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो गया, वहाँ से लगभग 100% डिस्प्लेसमेंट की बात आई। एक मुद्दा आपके सामने ये भी आ सकता है कि आपकी जो प्रतिपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कहती हैं कि आप जो है सभी पदों पर अपनी विचारधारा के लोगों को लगवा रहे हैं। ऐसा अगर इंटरव्यू के प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत सारे एडहॉक जो आपसे वैचारिक सहमति नहीं रखते हैं, उनके बाहर होने का खतरा है। ये अपनी विचारधारा के लोगों को लगा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक आरोप है। अभी 12 डिपार्टमेंट में जितने अपॉइंटमेंट हुए, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हुए। उसमें हमारे परमानेंट अपॉइंटमेंट एब्जॉर्प्शंस के साथ ही जो हमारी लीड ले रहे थे सड़कों पर, वो भी परमानेंट हुए। तो मैं तो उसका भी स्वागत करता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। विश्वविद्यालय में कार्यरत हर एडहॉक को चांस मिलना चाहिए, वो परमानेंट की दिशा में बढ़े, क्योंकि 15 साल से आपने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो परमानेंट हो। तो जब नहीं दिया तो आज आप उसको ये कहकर नहीं नकार सकते कि आप इतने साल से क्यों नहीं लगे। तो उसका अधिकार है। मैं आपके साथ इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि जो वर्किंग एडहॉक है उसको परमानेंट होने का अवसर मिलेगा और पूरी तरह से हम भी उसके साथ खड़े होंगे। दिल्ली सरकार के जो 100% पोषित कॉलेज हैं, वित्त पोषित कॉलेज हैं, उनमें सैलरी को लेकर के बार बार समस्या खड़ी हो जाती है। वहाँ पर जीवी फॉर्मेशन को लेकर के भी एक झगड़ा रहता है। दिल्ली प्रशासन जो है अपने हिसाब से नाम भेजता है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के अपने नाम होते हैं। तो वो जो टसलबाजी है दिल्ली सरकार की और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की, उसके लिए शिक्षक जो है कहाँ तक जिम्मेवार है और आपके पास क्या समाधान की प्रक्रिया होगी अगर आप जीतते हैं तो आगे उसको कैसे दूर करें? देखिए, मैं इस पे बारे में बहुत साफ कह सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें आधे नाम दिल्ली सरकार के होते हैं, आधे नाम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो नाम है वो दिल्ली सरकार को जाते हैं, दिल्ली सरकार उन पर मोहर लगाकर अपने नामों के साथ वापस ईसी में भेजती है, ईसी उनको अप्रूव करता है। अब इसमें ये तो हो गया गवर्निंग बॉडी फॉर्मेशन की बात। पिछले फरवरी 2020 को आम चुनाव दिल्ली सरकार के हुए, उससे पहले 1-1.5 वर्ष से भी गवर्निंग बॉडीज़ नहीं बन रही थी, जबकि ये सारी प्रक्रिया थी। तो क्यों नहीं बन रही थी? और तब आम आदमी पार्टी ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था।
और उसके बाद जब चुनाव हो गए और दिल्ली में आम आदमी की सरकार बन गई तो तत्काल हमने 15 दिन के अंदर गवर्निंग में ईसी में उनके नामों को अप्रूव किया। कुछ नाम रह गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने शरारतन इन कॉलेजों के सैलरी के लिए शिक्षकों को पिछले 2-2.5 वर्ष से परेशान किया हुआ है। 3-3, 4-4 महीने का बैकलॉग, उनका सैलरी नहीं मिला है। 7वें वेतन आयोग में जो उनको एरियर्स मिलने थे वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। और अब वो सरकार ये भी कह रही है कि भाई आप स्टूडेंट फंड से फीस पे कीजिए, हम दे देंगे। अब इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है, आखिरी महीने भी नहीं देंगे तो कब देंगे? तो हम तो आपको बता दें, कोरोना संकट में भी जिस सरकार ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए तरसा दिया हो, उस सरकार के प्रति अब हमारी कोई संवेदना नहीं बची हुई है। सर, आपके पास कोई एक ठोस हमने केंद्र सरकार में इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। गवर्निंग बॉडीज़ के मामले पे हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया। जब सारी गवर्निंग बॉडी बन गई है, जहां आम आदमी का चेयरमैन बना वहां भी सैलरी नहीं मिली, जहां नहीं बना वहां भी सैलरी नहीं मिली। मानवाधिकार आयोग तक चले गए, दिल्ली के एलजी तक हम चले गए। हमने शिक्षा मंत्री को भी लिख के दिया है कि क्या ऐसा संभव है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेज और 28 बाकी जो 16 कॉलेज हैं, इनको दिया जाने वाला जो वित्त है वो डायरेक्ट क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को मिल सकता है? इसको जब दिल्ली सरकार को देते हैं तो दिल्ली सरकार की जो छवि है वो उसको कहती है हमारे पास तो फंड ख़त्म हो गया। जो नियत फंड 12 कॉलेजों का है वो दिल्ली सरकार कहीं और क्यों खर्च करती है? तो यहाँ पर मैं एक जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ कि एज एनडीटीएफ तो हम करते हैं जितना करना है, लेकिन डूटा का नेतृत्व उस पर जितना उससे अपेक्षित था उन्होंने नहीं किया। और मैं कह दूं कि फंड रोकने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर जो है ऑडिट का प्रॉब्लम है। इस ऑडिट के प्रॉब्लम के हाँ में हाँ मिलाने के लिए डूटा के अध्यक्ष ने बयान दिया कि ऑडिट का प्रॉब्लम तो है। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक टीचर एक्टिविस्ट, एक शिक्षक और एक प्रबुद्ध सज्जन होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ संविधान के निर्देशों के अनुसार कि कोई भी समस्या हो आप सैलरी नहीं रोक सकते हैं, चाहे ऑडिट हो या कुछ हो। ऑडिट व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं, सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियां नहीं होती है। तो ऑडिट कराया उन्होंने, ऑडिट भी करा रहे तो अपनी प्राइवेट संस्थाओं से करा रहे हैं। और प्रिंसिपल्स पर उन्होंने गबन के आरोप लगा दिए। इतना खौफ बना दिया कि प्रिंसिपल हमें फ़ोन करते हैं कि भाई आप ज़रा ये जो कह रहे हैं कर दीजिए। हम उनको सिर्फ 2 ही सवाल कर रहे हैं कि 12 कॉलेजों में जहाँ उनकी आम आदमी बॉडी की गवर्निंग बॉडी बन गई वहाँ तो दो, फिर अगर गवर्निंग बॉडी से दिक्कत है तो उन्होंने नहीं किया है। और इस चुनाव में शिक्षक इस बात को देखेगा और अभी भी उनके पास मौका है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का सारा बकाया पैसा कॉलेजों को देते हैं तो इसको मैं शिक्षकों की एक अच्छी जीत मानूंगा। एनईपी को लोग जो हैं शिक्षक समुदाय के लिए खतरा बता रहे हैं। शिक्षक समुदाय के लिए कोई खतरा एनईपी नहीं। देखिए, आप कहते हैं हमारा शिक्षा जगत जो है बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है और मैं भी मानता हूँ शिक्षा में जो उत्तरोत्तर वृद्धि गुणवत्ता में होनी थी वो हमने नहीं देखी। हम ही लोग को अपने पोस्ट पर 16-18 साल से मैं स्टैग्नेशन की अवस्था में, मैं 2007 और 4 में जिस पोजीशन पे था आज भी वही हूँ। आप मेरे कई हज़ारों मित्र जो हैं वो एडहॉक हैं। ये समस्या है कि नहीं? हमारे को रिसर्च की फंडिंग नहीं है, हमारे को लैब्स की फंडिंग कम है। तो ये कहाँ है? ये पिछली शिक्षा नीति की खामियां हैं। पिछली शिक्षा नीति के हम प्रोडक्ट ज़रूर हैं, इसके लिए कोई हम लोग को कोई इसमें हीन भावना नहीं है, लेकिन समस्याएं गिनते तो पिछली शिक्षा नीति में समस्याएं थी। और 34 वर्ष में एक जनांकीय युग बीत जाता है तो नई शिक्षा नीति का तो हमने स्वागत किया है। और नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वो 2030 तक भारत में जितने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को डबल करना है और 40 में उसको 100% करना है। तो किसी तरह से खतरा अगर संख्या की बात पर कर रहे हैं, संस्थानों की बात पर कर रहे हैं, कोर्सेज पाठ्यक्रमों की बात पर कर रहे हैं तो एनईपी में मुझे कोई खतरा नहीं दिखता है। एनईपी में बहुत व्यापक संभावनाएं समाहित हैं। अगर छात्रों की इनरोलमेंट डबल होगी तो विद्यार्थी शिक्षक भी चाहिए होंगे और संस्थान भी चाहिए होंगे। सर कह रहे हैं कि जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है हमारे देश में वैसे ही ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होता है। बचपन में ही लोग एक बार छोड़ देते हैं पढ़ाई तो दोबारा नहीं पढ़ पाते। अगर इसी तरीके की व्यवस्था यहाँ भी कर दी गई और जो कह रहे हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है कि आप एक डिग्री कोर्स का हिस्सा यहाँ से कर लीजिए दूसरा वहाँ से,
तो उसमें तो जो लोग समृद्ध हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, गरीब लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा और इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की भी संभावना है। जो मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, भारत में शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी जो है जब उच्चतर शिक्षा में आएगा तो आप देखिए उसके सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड की एक कंस्ट्रेंट होगी। हो सकता है वो पहले वर्ष में एडमिशन लेने के बाद दूसरे वर्ष में न जा पाए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, तो उसके लिए है वो जिसके पास सब कुछ है, जो संपन्न है, वो व्यक्ति तो जैसे हमने रेगुलर में 3 वर्ष की बीए की है, 2 वर्ष की एमए की है, 2 वर्ष की एमफिल की है, 4 वर्ष में पीएचडी की, हम लोगों के लिए वो सुचारू है। ये विशेष परिस्थितियों में कोई अगर छोड़ के जाता है तो उसके लिए एग्ज़िट का समय हुआ है और वो बाद में वापस आ जाए, ऐसा भी है। पहले भी जब हम पढ़ते थे तो हम लोग को भी एक माइग्रेशन की सुविधा होती थी। किसी के माता पिता अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते थे तो इंटर यूनिवर्सिटी हम जाते थे, तो ये सभी के लिए नहीं होने वाला। इससे मुझे लगता है मैक्सिमम 5% 2% छात्र ही इस कैटेगरी में आने वाले हैं जो कि छूट जाएंगे, तो उनको बाद में कभी पढ़ना होगा। विवाह के पश्चात अभी सामाजिक संरचना ऐसी, बच्ची कहीं चली जाती है, वो बाद में दोबारा पढ़नी चाहती है, यहाँ से फर्स्ट ईयर करती है, वो बॉम्बे जाके बेंगलोर जाके सेकंड ईयर कर सकती है, ये वाला है। तो इसमें आप संभावना को देखिए, मैं प्रतिपक्षों की बात को भी नकारता नहीं हूँ। देखिए उनका काम है एक सकारात्मक इसका क्रिटिसिज्म करना, वो उनको करना चाहिए, भय न फैलाएं। बस मेरे को ये भय फैला के आप किसी अच्छी शुरुआत को रोकना चाहें, उससे पूरे समाज का अहित होता है। एनईपी पूरी तरह से भारत में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की दृष्टि से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, भारत की संसद द्वारा पारित है, तो इसका स्वागत करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हमने 2 वर्षों में एनईपी में सफलता पाली, इसको सफल इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अंतर विषयक जो विविधता है वो बढ़ने वाली है, बहुत सारे नए कोर्सेज आने वाले हैं और नई जो हमारे संभावनाएं हैं शिक्षकों का भी उसमें बढ़ेगा और छात्रों का भी इनटेक बढ़ेगा। लोगों के बीच में एक धारणा जो बन रही है अभी कि जो एनईपी में पाठ्यक्रम का जो स्ट्रक्चर होगा उससे बहुत सारी जो है कहिए कि लोग काम कर रहे हैं, उनके वर्कलोड में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वो वर्कलोड फ्लक्चुएट करेगा, तो उसी के शिक्षकों के बाहर होने का खतरा है। जी देखिए, अगर फ्लक्चुएशन होगी वर्कलोड में, पहली बात तो पहला हमारा लक्ष्य है कि 2021 वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में फुल स्ट्रेंथ रेगुलराइजेशन का प्रोसेस संपूर्ण हो जाए। एनईपी आएगा तो जो नई संभावना है उन लोगों को भी इनटेक किया जाए। फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्कलोड आधारित है। तो अगर हम इसी में रहते हैं तो क्या हम ऐसा सुझाव नहीं दे सकते हैं कि फ्लक्चुएशन के बाद भी शिक्षक की ज़रूरत बनी रहेगी। शिक्षक कोई पेड एम्प्लॉई न मानकर उसको सकारात्मक, उसकी सृजनात्मक भूमिका को आंकना चाहिए। तो अब एक ये है, दूसरा ये है कि फ्लक्चुएशन क्यों होने दें, हम एक सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में फ्लक्चुएशन क्यों होने दें, वो भी अपने हाथ में है। हम कर सकते हैं कि फ्लक्चुएशन को किस तरह से हमें बैलेंस करना है। और तीसरी बात कि इसी विश्वविद्यालय के शिक्षक बना रहे हैं एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम, और उसमें त्रुटि ये है कि देखिए इस शिक्षक समाज में प्रथम वर्ष का अगर बीए की बात करें, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चतुर्थ वर्ष, तो इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग कि अपना जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसी को रीशफल कर रहे हैं, जबकि एनईपी की भावना डिफरेंट है। एनईपी ये कह रहा है कि प्रथम वर्ष में आप उन पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दें कि अगर कोई छोड़कर जाता है तो उसकी यूटिलिटी बाहर मार्केट में हो, बाहर उसके जीवन में हो। दूसरे वर्ष में अगर आप सर्टिफिकेट बाद डिप्लोमा देना चाहते हैं तो डिप्लोमा की क्या उसकी यूटिलिटी होगी, उस तरह की चीज़ें पढ़ाएं। और तीसरे और चौथे वर्ष में आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। लेकिन वो एक और बात है कि जो चौथे वर्ष में जैसे एमए जो 1 साल बाद ही मिल जाएगी, तो वहाँ से जो स्नातकोत्तर वाला 1 साल है वो घटेगा। एमफिल की जो पूरी प्रोसेस थी उसको लेकर के जो पाठ्यक्रम बनते थे वो भी घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं शंका की दृष्टि से देखी जाएगी? देखो, इसमें शंका ही समाधान बनाएगी। मेरा कहना ये एमफिल जो है, एमफिल का जो पिछले 30 वर्ष एमफिल इस विश्वविद्यालय में कराई जाती रही, तो वो इसलिए कराई जाती रही कि भाई आप शायद जो अपना
हमारी बेरोजगारी की दर थी वो 90 के दशक में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उनको एंगेज करने के लिए एमए के बाद उन्होंने जो पहले पीएचडी होता था सीधा बीच में एमफिल ले आए। तो एमफिल लिया है तो आज कम से कम इस बात का आभास किया है कि शिक्षा में जो लोग रहेंगे उनको जब हम आपको बीए में ही रिसर्च का एक बेसिक कोर्स दे रहे हैं और मास्टर्स उसको चौथे वर्ष में दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आज की जो परिस्थितियां हैं, जो जैसा हमारा आईटी युग है, जो हमारी पहुंच है, हमारी विषयों पे पहुंच है, फील्ड पे पहुंच है, वो बड़ी है। तो वो बड़ी है तो हम लोग एमफिल को ख़त्म करने में सिर्फ जो इंगेज रखते थे विद्वान को, उसको विद्यार्थी को, तो वो हम सीधा उसको डॉक्टरेट दे सकते हैं। और इधर विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि यहाँ हम उसका एलिजिबिलिटी को थोड़ा कम कर रहे हैं पढ़ने के वर्षों को, लेकिन हम उसको सीनियर प्रोफेसर तक का एक एवेन्यू प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं। तो ये व्यापक विस्तार होने वाला है। आप जो है एमफिल को एक तरीके से मतलब एक इंगेज रखने वाली डिग्री के तौर, क्योंकि मान्यता तो उसकी वैसे भी नहीं है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में नंबर काउंट में भी देखें तो वो किसी काम का नहीं है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि एमफिल आप देखेंगे जब 13-14 में पॉइंट्स गिनने लगे तो एमफिल को कोई उसमें उन्होंने वेटेज नहीं दी। सर 2005-06 में जो है लगभग एमफिल एग्जाम्पशन दिया गया था एक बार सरकार की तरफ से, और उसके आधार पर लोग लगे भी, जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया था वो लोग भी लगे थे। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने उसे महत्वपूर्ण माना था। तो वो कोर्ट के निर्देशों से हुआ। मैं आपको बता दूं 90 में एमफिल कंपलसरी नहीं था, तो 90 के दशक में कुछ लोग फिर रह गए नए नेट नियम के बेसिस पे, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर 2009 तक का पीएचडी रजिस्टर्ड जो होगा उसको एमफिल एग्जेम्पशन दिया जाएगा, इस तरह से ला। लेकिन उसका देखिए इम्प्लीमेंट कोर्ट से जो निर्णय आए उनको न तो इन संस्थानों ने बहुत ही मतलब पिक एंड चूज़ के आधार पर लागू किया। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में एडहॉक की संख्या बढ़ा दी गई, और एडहॉक की संख्या के प्रति कोई भी प्रशासन संवेदनशील नहीं रहा है, इसका ये मेरा पुष्ट मत है। तो मैं कह दूं कि आज एडहॉक सैंक्शन पोस्ट पर कर रहा है। हमको संगठन स्तर पर, डूटा के स्तर पर, विश्वविद्यालय के इन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के स्तर पर यह मांग करनी चाहिए कि इन एडहॉक को हम 2021 वर्ष में रेगुलराइजेशन या आप उसको एब्जॉर्प्शन जो भी कहना चाहें, उनको इन संस्थानों में पक्का कर हम आगे बढ़ें, ताकि नई शिक्षा नीति को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे लेकर जा सकें, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी, वर्तमान की पीढ़ी के लिए। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि प्रमोशन को लेकर के जो बात कर रही है उसमें डीटीएफ जो कि अभी डूटा नेतृत्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रमोशन हमारी वजह से हो रहे हैं, या हमने कोर्ट में जाकर के इसके लिए लड़ाई लड़ी। एनडीटीएफ जिसकी तरफ से आप उम्मीदवार हैं, कह रहे हैं कि हमने जो है प्रशासन और सरकार से दबाव बनवा करके इस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। तो इन दोनों में कहाँ तक किस पक्ष की सच्चाई को माना जाए? नहीं, अगर डीटीएफ इसका श्रेय लेना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं 18 जुलाई 2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन भेजा जाता है, और वह 2019 जनवरी तक नहीं एडॉप्ट किया जाता है। तो तब तो ये लोग नहीं कहते कि डिले क्यों हो रहा है, और 2020 में भी जब आ जाता है तो नहीं होता है। 2020 अगस्त के बाद पूरा विश्वविद्यालय साक्षी है कि डॉक्टर ए.के. भागी जो पूर्व ईसी मेंबर रहे, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से पीछे लग कर बहुत सारी सिटिंग दे देकर यूजीसी के प्रमोशंस का परफॉर्मा जारी करवाया। तो तब भी तो ये लोग नहीं आए, बल्कि इन्होंने परफॉर्मा जारी होने के बाद ये भी कहा कि नहीं ये गलत है। मुश्किलातों को आगे करते रहे, उनको व्यवधानों को बीच में लाते रहे, लेकिन निश्चित रूप से भागी जी का प्रयास पूरे विश्वविद्यालय ने देखा है। तो डीटीएफ ने कराया या भागी जी के प्रयास से विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ, नए प्रशासन के साथ मिलकर वो ये कराने में सफल हुए हैं, ये सबने देखा है। जो कि 15 वर्ष तक जो काम नहीं हुआ था प्रमोशंस पर, वो मात्र 3 महीने में हो गया। तो इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक अब स्वयं ही इस बात के लिए मतलब मुझे लगता है वो तय करेंगे कि कहाँ से ये प्रमोशंस हुई है, क्यों इतनी गति से हुई है। और अभी तो 1/3 हुई है। मैं आपको बताऊं, अभी एसोसिएट लेवल भी होने और कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप भी हम ला के दिखाएँगे। तो इसमें मैं तो कहूँगा वो मित्र भी इसमें प्रयास करें तो और जल्दी होगा। उनकी जो पृष्ठभूमि रही है कि आप बाधाएं डालो
बाधाओं को ज़्यादा फैलाओ, अच्छे काम के जो विश्वविद्यालय में हो रहे हैं उस पर तो बता दें उन्होंने किसी का स्वागत किया हो। एक सर, आप ईसी मेंबर भी हैं वर्तमान में जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ईसी की पिछली मीटिंग में एब्जॉर्प्शन की कमेटी को लेकर के बात हो रही है, तो वहाँ से दो चीज़ें बाहर निकल कर के जो चर्चा में हैं कि एब्जॉर्प्शन पर कमेटी बनाने की मांग की और उस कमेटी के बारे में जो है स्वीकृति मिल गई, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा आया कि आपकी तरफ से ये चीज़ें आई हों कि लीगल टेनेबल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखो, इसमें मैं पहली बात, ये दो अलग बातें। पहली बात ये है कि पिछली इसी मीटिंग में हर बार की तरह एडहॉक साथियों के उनकी जो पीड़ाएं हैं उनको हम ईसी में उठाते रहे। मेरे साथी राजेश झा भी, राजेश ओगना जी भी, जेएल गुप्ता जी भी और मैं भी, हम चारों ने निरंतर 2 वर्ष इन बातों को उठाया है कि एडहॉक के लिए कोई सॉल्यूशन लाइए। राजेश जी ने उस बात को रखा और पिछली मीटिंग में निश्चित रूप से जब एडहॉक के समस्याओं पर चर्चा हो रही थी तो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक बात आई कि भाई हम इस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो इस बात को वो ये समझते हैं कि अलग से चर्चा का मतलब कोई कमेटी बनेगी, बात करेंगे, ऐसा मान ले। कमेटी में बात आएगी तो हम भी अपने ढंग से एडहॉक के हित में ही बात रखेंगे, वो भी यही करने वाले हैं। और लीगली टेनेबल जो है वो डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, लीगली टेनेबल जहाँ लीगल शब्द जुड़ जाता है तो हम कहना चाहते हैं कि एडहॉक के मसले पर इस विश्वविद्यालय में हम 2014, 16 और अभी भी देख चुके हैं कि जब जब परमानेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बढ़ा है तब तक कुछ लोग नाम नहीं लूँगा, कोर्ट में गए हैं उसको रुकवाने के लिए। और उसमें कुछ जायज़ आधार भी हो सकते हैं, कुछ निराधार भी हो सकते हैं प्रक्रिया को बाधित करने के लिए, तो लेकिन गए हैं। तो जिस अपॉइंटमेंट को कोई चैलेंज कर दे तो वैसा अपॉइंटमेंट हम भी नहीं चाहते। अब एब्जॉर्प्शन के मामले में सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि अगर हम उनके नियम के हिसाब से, उनकी परिभाषा के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करते हैं तो उन्हीं में से पूरे भारत में उनके लोग फैले हैं, वही कोर्ट चले जाएंगे कि मुझे तो बुलाया नहीं एडहॉक के परमानेंट के इंटरव्यू में, मुझे बंगाल से आ जाएंगे, केरल से आ जाएंगे, हरियाणा से आ जाएंगे। तो वो एक लीगल एंगल है। एनडीटीएफ का मानना ये कि लीगली टेनेबल सॉल्यूशन ये है कि हम पुरानी जो पद्धति है एडवर्टीजमेंट करें, परमानेंट अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू फिक्स करें और उसमें तो मुझको ये कहने में कोई यहाँ पर शंका नहीं है, इतने समय से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको वेटेज प्राथमिकता देते हुए हम परमानेंट की ओर बढ़ें। और ऐसा हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो हमारा दयाल सिंह कॉलेज है वहाँ 8-9 लोग केमिस्ट्री विभाग में थे, वो सभी लोग परमानेंट हुए, कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ। भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में 6-7 लोग थे, वो सभी परमानेंट हुए, कोई डिस्प्लेस नहीं। तो इसको हम कहते हैं लीगली टेनेबल, कि कोई आपको चुनौती जो है कोर्ट में जाकर न दे सके। जो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है संसद से मानित विश्वविद्यालय है, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को फॉलो कर अगर हम इन सभी साथियों को जस्टिस दिला सकते हैं तो हमें उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और हम उसके पक्षधर हैं। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल होगा मेरा, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा कि 12 तारीख को होने वाले चुनाव में आप पूरी संख्या में आकर मतदान के लिए आएँ, क्योंकि यह बदलाव का समय है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति हमारी जिम्मेदारी इस चुनाव में और बढ़ जाती है कि हम एक सुदृढ़ और बिल्कुल स्पष्ट नेतृत्व को वहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भेजें, और जो कि सकारात्मक चीज़ों को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर, आपके सरोकारों को लेकर वहाँ पर अपनी सक्रियता दिखा सकें। अन्यथा दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो मित्र चुनकर आते हैं वह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त जितने देश भर के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर तो खूब आक्रोश दिखाते हैं, खूब ताकत पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दों को गौण मानते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के मुद्दों को प्राथमिकता देने वाले सभी लोगों को चुने। एनडीटीएफ ने भी अपने 5 साथी इस समय उनके एकेडमिक काउंसिल में, मैं चाहूँगा आप उनको भी जिताकर भेजें। और मैं इस बार अपनी दूसरी टर्म के लिए चुनाव में उपस्थित हूँ। चुनाव का फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने करना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चुनाव सफल हो। धन्यवाद।